जहां पर बहुत ही ज़्यादा खबरें चल रही हैं कि बाबर को ड्रॉप कर दें, फ़खर को ले आएँ, शहीन को ड्रॉप कर दें, नसीम को ले आएँ, सलमान मिर्ज़ा को ड्रॉप कर दें, शहनशाह अफरीदी को ले आएँ, इब्रार को बाहर बिठाकर किसी और को ले आएँ। बहुत सी खबरें चल रही हैं। तो वहां पर हमारे राशिद लतीफ़ भाई ने भी बोला है कि भाईजान मैं भी अपनी प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं भी एक्स क्रिकेटर हूं, मेरी भी इस टाइम स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया वालों को तो जला ही रही हैं। इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेटर्स पर भी राशिद लतीफ़ बहुत बड़े बड़े बम फेंक रहे हैं और उन्हें फेंकने चाहिए जिस तरह से इन्होंने इंडिया से हमें शर्मिंदा करवाया है। जहां पर राशिद लतीफ़ ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होने वाले मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है और उन्होंने 12 प्लेयर बताए हैं, यानी कि उन्होंने 12वां प्लेयर भी बताया है कि वो टीम में कौन होना चाहिए। और मैं एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट एग्री करता हूं राशिद भाई से, जो उन्होंने प्लेइंग 11 बताई है वो बहुत ही गुड है। अब यहां पर अगर हम राशिद भाई की प्लेइंग 11 की बात करें ना, तो उन्होंने फ़खर जमान को ओपनर रखा है, उन्होंने साहिबजादा फरहान और फ़खर को ओपनर रखा है, और मेरे ख्याल से साइम अयूब को अब आपने T20 क्रिकेट हो, ओडीआई हो या टेस्ट हो, उसे आपने एज अ ऑलराउंडर यूज करना है, तो उसका यूज भी एज अ ऑलराउंडर ही किया जाए। यानी कि साइम को जो है अब आप एज अ बल्लेबाज या ओपनर ना देखें, उसको मिडिल ऑर्डर में लेकर आए, लोअर ऑर्डर में लेकर आए, जिस तरह से अब्दुल रजाक और शाहिद अफरीदी हुआ करते थे। उसके बाद हमने देखा जिस तरह से मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक हुआ करते थे, आपको वो रोल अब देना पड़ेगा साइम अयूब को, और उससे ओपनिंग की जो स्लॉट है ना वो आपको छीननी पड़ेगी, क्योंकि एक लंबे अरसे तक 70 मैचेस वो खेल चुका है, किसी एक भी मैच में ऐसी उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई जिसको हम देखकर ये बोल सकें कि साइम अयूब को ही भाई ओपनर खेलना चाहिए। आप फ़खर के आपके पास इतना बड़ा प्लेयर है और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसका क्या रिकॉर्ड है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्रिकेट फैन हैं या क्रिकेट देखते हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि फ़खर न्यूजीलैंड को किस तरह से फेंटा लगाता है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स अंडर प्रेशर हो जाते हैं फ़खर को सामने देखकर। आप फ़खर को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जरूर खिलाएं, और यही राशिद भाई ने भी बोला है। उन्होंने ओपनर जो अपने रखे हैं ना वो साहिबजादा फरहान हैं, साथ उनके फ़खर जमान है, और वन डाउन पोजीशन पर उन्होंने सलमान अली आगा को या साइम अयूब को नहीं रखा, वन डाउन पोजीशन पर उन्होंने रखा है बाबर आजम को, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है। इस टाइम हर क्रिकेट का पंडित, हर एक्स क्रिकेटर ये बोल रहा है कि बाबर आजम को या तो ओपनर खिलाएं आप या नंबर 3 पर खिलाएं, और अगर नंबर 3 पर भी आप उसे नहीं खिलाते तो फिर टीम से ड्रॉप कर दें। यार इतने बड़े प्लेयर का करियर क्यों आप खराब कर रहे हैं। और ये माइक एसन और आकब जवेद की जो है ना मिली भगत है कि बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप में इतना टॉर्चर करना है, इतनी उससे खराब परफॉर्मेंस लेनी है। आपको एक बात मैं क्लियर करता चलूं, जो टीम का कोच होता है, जो टीम का सिलेक्टर होता है ना, वो प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाता है। ये बात याद रखिएगा। प्लेयर कोई भी बुरा नहीं होता, उसकी मैनेजमेंट, उसका कोचिंग स्टाफ और उसके टीम मेट्स जो है ना वो उसे बुरा बनाते हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा। बाबर आजम को ज़ाया किया जा रहा है, बाबर आजम का करियर ख़त्म किया जा रहा है, और कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो ऐसे ही नहीं हो रहा, ये बात मेरी याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने 4 नंबर पर राशिद भाई ने सलमान अली आगा को रखा है, नंबर 5 पर साइम अयूब को, उसके बाद नंबर 6 पर उन्होंने रखा है उस्मान खान को, नंबर 7 पर हमारे मास्टरमाइंड जनाब शादाब खान को, जिसकी इंडिया ने अच्छी खासी पिटाई की थी और नमीबिया के अगेंस्ट जीतकर वो स्टेटमेंट्स देता फिर रहा है कि मेरे से बड़ा प्लेयर आया ही नहीं था कोई और ना ही आ सकता है। ये स्टेटमेंट्स उसकी तरफ से थी। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 8 पर मोहम्मद नवाज, नंबर 9 पर नसीम शाह, नंबर 10 पर सलमान मिर्ज़ा, और नंबर 11 पर उस्मान तारिक, और नंबर 12 पर जनाब इब्रार अहमद। ये थी राशिद भाई की प्लेइंग 11, यानी कि 12 प्लेयर्स का उन्होंने नाम लिया है कि इनमें से ही आपको प्लेइंग 11 बनानी चाहिए। उन्होंने फ़हीम अशरफ को बाहर बिठाया है, और मेरे ख्याल से बिठाना बनता भी है। आपको 2 पेसर्स के साथ जाना चाहिए, या अगर 2 पेसर्स के साथ आप नहीं भी जाते तो आप इब्रार को इंक्लूड कर सकते हैं, सलमान मिर्ज़ा और नसीम शाह से एक को आप बाहर बिठा सकते हैं। इस टाइम पाकिस्तान टीम में मसाइल तो हमें हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ओपनर्स की बात करें तो साहिबजादा फरहान जिस दिन रन्स करे हम जीतते हैं, वो ना करे तो हम हार जाते हैं। साइम अयूब तो रन्स करता ही नहीं, ये तो हमें पहले से ही पता होता है। नंबर 3 पर सलमान अली आगा छोटी टीमों को मार जाता है, और जब इंडिया या कोई भी बड़ी नेशन होती है सामने तो वो भी
आउट हो जाता है, ये तो हम जानते हैं। नंबर 4 पर बाबर अपने आप को सेटल ही नहीं कर पा रहा, वो ऐसी बेतुकी शॉट खेलता है जो कि हम बाबर आजम से तवक्को नहीं करते। और वो बेतुकी शॉट क्यों खेलता है? क्योंकि उसे अंडर प्रेशर इतना किया गया है। स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट के नाम से बाबर आजम के करियर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है कि उसका करियर मेरे ख्याल से ख़त्म होने के करीब है। इन लोगों के करीब यही बात है कि इस वर्ल्ड कप में बाबर को इतना ज़्यादा डाउन किया जाए, इतना ज़्यादा डाउन किया जाए कि वो T20 से रिटायरमेंट ले ले। एक बड़ा प्लेयर बड़े नाम के साथ और इस तरह से रिटायर हो, मैं ये नहीं चाहता। मैं एज अ बाबर फैन ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि बाबर को इस तरह से ज़ाया किया जाए। और बाबर के लिए एक मशवरा भी है, बाबर को नंबर 4 पर नहीं खेलना चाहिए। बाबर को फिर भी जगह प्लेइंग 11 में मिल जाएगी, फिर भी पाकिस्तान टीम में उसे जगह मिल जाएगी, लेकिन उसे एहसास करना होगा, अपना करियर बचाना होगा और पाकिस्तान के लिए और लंबा खेलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी ज़रूरत है। ये माइक हैसन, आकिब जवेद तो पैसे बना रहे हैं, ये तो साल 2 साल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का तो फ्यूचर बाबर के साथ जुड़ा है ना। तो बाबर को सोचना चाहिए और नंबर 4 पर बिल्कुल मना कर देना चाहिए। उसे टीम मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, मोहसिन नकवी से बात करनी चाहिए कि उसे या तो नंबर 3 पर खिलाया जाए और या फिर उसे एज एन ओपनर खिलाया जाए। नंबर 4 पर बाबर की जगह बनती नहीं है। बाबर नंबर 4 पर आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, ये तो मैं बता रहा हूँ। पर्सनली मेरे व्यूज़ हैं, बाबर नंबर 4 पर नहीं खेल सकता। आपको उसकी जगह और स्लॉट चेंज करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट की सूरत में अपनी राय ज़रूर दीजिए।